हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग इन सारे 10 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल -1 to 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x dx। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेंड में दो फंक्शन है। तो हमने इंटीग्रेशन की थियरी में पढ़ाया था कि अगर आपको दो फंक्शन f1 प्लस f2 का इंटीग्रल लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, पहले f1 को इंटीग्रेट कर दीजिए, फिर f2 को इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो अगर इंटीग्रेंड सम ऑफ टू फंक्शन है तो इंटीग्रल क्या हो जाता है, सम ऑफ इंडिविजुअल इंटीग्रल्स। बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है, अब तक तो इसको हजारों बार हम लोगों ने यूज़ कर लिया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा, पहले आप -1 to 1 x को इंटीग्रेट करिए, माइनस कर दीजिए -1 to 1 डिब्बा x dx। बिल्कुल कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, x है ऑड फंक्शन, -1 से 1 इंटीग्रेट करने पे ये महाशय 0 हो जाएंगे, तो इसको तो भूल जाइए। अब रही बात इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो हम लोग जानते हैं कि इसका फंक्शन तो हर इंटीग्रल वैल्यू पे चेंज होता है। तो इसको हम लोग माइनस को बाहर निकाल लें, इंटीग्रेट करते हैं -1 से 0, फिर इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1। ये करना ही पड़ेगा क्योंकि ये जो डिब्बा फंक्शन है हर इंटीजर पे चेंज होता है। तो आपको इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन को दो टुकड़ों में, दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। -1 से 0 और 0 से 1 इंटीग्रेट करते हैं। -1 से 0 के बीच में इस डिब्बा का क्या वैल्यू होगा, -1 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि -1 से 0 के बीच में कोई भी रियल नंबर हो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 होता है। -1 इंटू डी एक्स सब जगह रहेगा ही, कहीं कहीं मैं dx लिखना भूल जाता हूँ तो उससे घबराने का नहीं है, dx एज्यूम्ड है कि वहाँ पर है ही। और 0 से 1 के बीच में डिब्बा की क्या वैल्यू होती है, बहुत सिंपल है, 0 होती है। तो ये वाला चीज़ तो 0 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू 0 -1 यानी कि +1। तो आंसर हो जाएगा +1। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये जो लिखा हुआ है x माइनस डिब्बा x, ये क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी रियल नंबर x क्या हो सकता है, डिब्बा x प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। ये तो होता ही है ना, ये सभी लोग जानते हैं। आप इसको दूसरे नोटेशन में भी ऐसे लिख सकते हैं, x इजकल टू इंटीग्रल पार्ट, उसको मैं i लिख रहा हूँ। आगे क्वेश्चंस में मैं i भी लिखूंगा क्योंकि i जो है वो कम स्पेस यूज़ करता है। i प्लस f ऐसे भी लिख सकते हैं ना, किसी भी रियल नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं, एनी रियल नंबर इजकल टू उसका इंटीग्रल पार्ट प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट को ही हम लोग इस डिब्बा से दिखाते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट ये होता है। तो क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि क्या है, x माइनस इंटीग्रल पार्ट। तो ऑब्वियसली x माइनस इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, हर किसी को पता है, x माइनस इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये जो इंटीग्रेशन है बेसिकली क्या हो गया, -1 to 1 x माइनस इंटीग्रल पार्ट यानी कि x फ्रैक्शनल पार्ट इंटू dx। ये हो गया, ये सबको समझ में आ गया होगा। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक थियरम कहिए या रूल कहिए, वो आप लोगों को बताया था। रूल ये कहता था कि -a to a किसी भी फंक्शन f को इंटीग्रेट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, fx dx। इसका इंटीग्रल होता है 0 to a fx dx प्लस f ऑफ -x dx। ये अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने इसको डिराइव किया था। ये दुनिया के हर फंक्शन के लिए ट्रू होता है। दुनिया का कोई भी फंक्शन हो उसका इंटीग्रल फ्रॉम -a to a वो क्या हो जाता है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a ऑफ fx प्लस f ऑफ -x dx। अब यही रूल आप क्यों ना इस फ्रैक्शनल पार्ट पे लगाइए। हमें इस फ्रैक्शनल पार्ट को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम -1 to 1, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम 0 to 1 और साथ में क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। बिल्कुल सही है। इस चीज़ को देखिए, ये तो जनरल रूल हो गया, ये जो मैंने ग्रीन में लिखा है ये दुनिया के हर फंक्शन के लिए ट्रू है। fx कुछ भी हो उसके लिए ट्रू है। तो अगर fx फ्रैक्शनल पार्ट हो, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ये जो है ये भी तो एक फंक्शन ही है ना, ये हो या ये वाला डिब्बा हो, ये सब तो फंक्शन है। देखने में अलग तरह के लगते हैं लेकिन है तो अल्टीमेटली फंक्शन। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये भी एक फंक्शन ही है। तो इस फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग फंक्शन मानते हुए ये वाला रूल लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बहुत सिंपल है, आपको ये मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x
और पूरे का dx। ये समझ में आया सबको? ये कैसे हुआ समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे इस मेथड में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने ये क्या कर दिया, इस एक फ्रैक्शनल को दो फ्रैक्शनल में कैसे चेंज किया। इसलिए चेंज किया क्योंकि देखिए -1 to 1 था, इसको हम लोग 0 से 1 लिख सकते हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी फंक्शन f हो तो क्या होता है f dx इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1, वो क्या होता है 0 to 1 इंटीग्रल f प्लस f ऑफ -x। तो वही चीज़ मैंने किया है, f के बदले है फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x dx। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि ये जो लिखा है ना मैंने, ये हर नॉन इंटीजर वैल्यू के लिए 1 होता है। अब ये सब छोटे छोटे रूल्स होते हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए ट्रू होते हैं। मैं अभी चारों रूल्स को अभी लिख दूंगा। इसकी वैल्यू आप कोई भी दो रियल नंबर ले लीजिए जो इंटीजर नहीं है, मान लीजिए कि आप लेते हैं 4.7 और -4.7, तो दोनों का आप फ्रैक्शनल पार्ट ले करके ऐड करिए, आपको 1 मिल जाएगा। दुनिया का कोई भी x हो, अगर वो इंटीजर नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x 1 होता ही है। अब ये x इंटीजर कब होगा? बाउंड्री पे होगा, 0 पे होगा और 1 पे होगा। और हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटरवल कॉन्सेप्ट है, एरिया कॉन्सेप्ट है। तो बाउंड्री पे बिल्कुल एंड पॉइंट पे 0 पे और 1 पे इस चीज़ की वैल्यू 1 नहीं है, लेकिन मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि एंड पॉइंट तो अपने आप में बिल्कुल एक पॉइंट है। तो एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कुछ भी हो जाए, उससे इंटीग्रेशन में ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, इंटीग्रेशन में फ़र्क कब पड़ने लगता है? अगर उस पूरे इंटरवल पे उसकी वैल्यू चेंज होने लगे। तो देखिए अभी मैं जो रूल आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा टेक्निकल है। ये जो चीज़ अंदर लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू होती है =1, बट दिस इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल x सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। अगर x इंटीजर नहीं है, यानी कि 0.1 है, 0.2 है, 0.99999 है, तो उन हर वैल्यूज़ के लिए इसकी वैल्यू हो जाती है 1। लेकिन x इक्वल टू 0 के लिए इसकी वैल्यू होगी 0। आप करके देख लीजिए। x इक्वल टू 1 के लिए इसकी वैल्यू होगी 0, वो भी करके देख लीजिए। तो जहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इंटीग्रेशन में तो ऐसा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। अगर आप x इक्वल टू 0 इसमें डालिएगा तो इंटीग्रेंड में हो जाएगा 0, तो ठीक है, उस पॉइंट पे 0 हुआ। आप x इक्वल टू 1 डालिएगा इसमें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो उस पॉइंट पे 0 हुआ। लेकिन दोनों एंड पॉइंट 0 और 1 के अलावा इस इंटरवल के बीच में जितने भी x है ना, हर जगह इसकी वैल्यू है 1। तो इस चीज़ को अगर हम लोग लिख दें दिस इज इक्वल टू 1, तो इंटीग्रेशन करके क्या हो जाएगा 0 to 1 1 dx। तो ये तो भैया हलवा हो गया। 1 dx का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंटीग्रल 1। तो आंसर हो गया 1। तो जो अभी मैंने दूसरे मेथड से बताया वही हमने इस मेथड से भी सॉल्व कर दिया। लेकिन इस मेथड में हमने कौन सा रूल यूज़ किया? ये वाला रूल यूज़ किया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इज इक्वल टू 1 इफ़ x इज़ नॉट एन इंटीजर। तो ये सब रूल आपको थोड़ा सा आना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अभी मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ कि आपको बेसिक 4 रूल डिब्बा फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट के कौन कौन से मालूम होने चाहिए। ये तो डेफिनेशन ही होगा, ये तो सबको पता होगा कि x इक्वल टू डिब्बा प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, x इक्वल टू i प्लस f भी लिख सकते हैं। तो x माइनस डिब्बा x इक्वल टू ये हो जाएगा। ये तो बेसिक चीज़ है, इसको तो हटा देते हैं। पहला रूल तो ये होता है कि डिब्बा फंक्शन ऑफ x प्लस डिब्बा फंक्शन ऑफ -x दिस इज इक्वल टू 0 इफ़ x बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर x कोई इंटीजर है तो ये होता है। आप चेक कर लीजिए, दुनिया का कोई भी इंटीजर इसमें डालिए ये 0 होगा। आप वैसे भी देखिए ना, अगर x इंटीजर है तो क्या हो जाएगा? ये x हो गया, ये -x हो गया, x माइनस x 0 हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है डिब्बा फंक्शन x प्लस डिब्बा फंक्शन -x दिस इज इक्वल टू -1 इफ़ x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, यानी कि x अगर इंटीजर नहीं है तब ये होता है। अगला रूल हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट के लिए लिखेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x ये कितना हो जाएगा? 0 इफ़ x बिलोंग्स टू इंटीजर। होना ही है, क्योंकि अगर x इंटीजर हो गया तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया? 0 होगा। अगर x इंटीजर है तो -x भी इंटीजर होगा, तो उसका भी फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया। तो 0 + 0 0 हो गया। समझ में आ गया? अब मेन रूल ये आता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x दिस इज इक्वल टू 1
इफ़ x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। ये कैसे आया? दो तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। ये जो है वो 1 होगा। आप x कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, बस ध्यान रखना है कि वो इंटीजर नहीं हो। आप उसमें x फ्रैक्शनल पार्ट प्लस माइनस x फ्रैक्शनल पार्ट करिएगा तो आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये तो एक तरीका हुआ समझने का, जस्ट बाय एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ। बेसिक तरीका देखिए ये है, आप इस रूल को और इस रूल को दोनों को ऐड करिए। दोनों को जब ऐड करिएगा तो क्या मिलेगा? डिब्बा x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या मिल जाएगा आपको? बिल्कुल आसान सा चीज़ है, डिब्बा प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, मैं उसको अलग कर देता हूँ। जिसको हम लोग ऐड कर रहे हैं उसको अलग कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये और ये दोनों क्यों सही हैं। अगर आप इन दोनों रिलेशन को ऐड कर दीजिएगा तो डिब्बा x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे? x बन जाएंगे। तो लो भाई x लिखो, प्लस डिब्बा ऑफ माइनस x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x दोनों मिल करके क्या बन जाएंगे? माइनस x बन जाएंगे ना, क्योंकि माइनस x भी तो है तो अपने आप में एक नंबर। उस नंबर का इंटीग्रल पार्ट और उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट दोनों मिलकर के बन जाएंगे माइनस एक्स, वो नंबर। तो x प्लस माइनस एक्स क्या होगा भाई? 0। देखिए -1 + 1 0, इसलिए ये अगर -1 है तो इसको तो 1 होना ही है। तो ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं आपको समझने के लिए या याद करने के लिए। अगर आप एग्ज़ाम में भूल जाएं कि अरे भाई ये फ्रैक्शनल प्लस फ्रैक्शनल माइनस एक्स 1 होता है या -1 होता है, क्योंकि इतने सारे रूल हो गए ना, 4 रूल हो गए, तो बच्चे कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। तो कन्फ्यूज़ नहीं होने का है, इन चारों रूल को समझ लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। ये वाला इंटीजर वाला दोनों तो बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर x इंटीजर हो गया तो डिब्बा x प्लस डिब्बा माइनस x 0 होना ही है, फ्रैक्शनल x प्लस फ्रैक्शनल माइनस x 0 होना ही है। तो अगर x इंटीजर है तब तो बहुत आसान है, अगर x इंटीजर नहीं है तब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ये दूसरा और चौथा रूल तब लगता है। तो उस केस में ध्यान रखिएगा कि अगर x इंटीजर नहीं है तो डिब्बा x प्लस डिब्बा माइनस x ये -1 होता है, और फ्रैक्शनल x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x ये 1 हो जाता है। अब हम लोग दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें भी क्या है, 2 sin x डिब्बा के अंदर है, तो ये डिब्बा अपनी वैल्यू कब चेंज करेगा? जब 2 sin x इंटीग्रल वैल्यू ले। π/2 से ये स्टार्ट हो रहा है इंटीग्रेशन, तो π/2 पे 2 sin x क्या होता है? 2 होता है। उसके बाद ये घटते घटते कहाँ जाएगा? 2 से घट करके 1 आएगा, 1 से घट करके 0 आएगा, फिर ये 3π/2 तक जा रहा है, तो उसके नीचे भी ये घटते घटते -1 -2 तक भी चला जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में मेन पॉइंट जो समझने का होता है कि ये जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन दे रखा है उसको आप कितने पार्ट्स में और कहाँ कहाँ ब्रेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए कहाँ कहाँ ब्रेक करना होगा। जहाँ जहाँ 2 sin x इंटीग्रल वैल्यू लेता है उस जगह पर ब्रेक करिए। तो सबसे पहले देखिए कहाँ कहाँ ब्रेक होगा। स्टार्ट करिए π/2 से, कहाँ तक जाइएगा? π/2 से जाइए अब 5π/6, क्योंकि 5π/6 पे क्या होता है, sin x की वैल्यू हो जाती है 1/2, तो वहाँ पर 2 × 1/2 1 हो जाएगा। उसके बाद कहाँ जाइएगा? उसके बाद आप जाइए 5π/6 से पाई, बिल्कुल सही। उसके बाद कहाँ जाइएगा? उसके बाद जाइए पाई से 7π/6। क्यों जाएंगे वहाँ तक? क्योंकि 7π/6 पे sin x की वैल्यू होती है -1/2। तो जहाँ जहाँ 2 sin x इंटीग्रल वैल्यू लेता है, 0 से 1 या 1 से 2 में चेंज हो रहा है, उस जगह पर आप इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन को ब्रेक करिए और लास्ट में हो जाएगा। लास्ट वाला कहाँ से कहाँ जाना होगा भाई? 7π/6 2 कर दीजिए 3π/2। अब आप बारी बारी से देखिए कि हर इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में इस डिब्बा 2 sin x की क्या वैल्यू है। π/2 से 5π/6 के बीच में sin x की वैल्यू क्या है? 1 और 1/2 के बीच में है। तो 2 sin x किसके किसके बीच में होगा? 2 और 1 के बीच में है। 2 और 1 के बीच में अगर कोई नंबर हो तो उसका डिब्बा क्या हो जाता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? 1। तो यहाँ लिखो भाई 1। अब dx वगैरह रहेगा, मैं उसको जानबूझ करके नहीं लिख रहा हूँ। फिर 5π/6 से पाई, इसके बीच में sin x की वैल्यू क्या होगी? हाफ से लेकर के 0। तो 2 sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से लेकर के 0 के बीच में। 1 से 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0। तो भाई 0 कर दो। अब देखते हैं पाई से 7π/6 के बीच में, इन दोनों नंबर्स के बीच में
साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, पाई पे तो भाई 0 होता है, 7 पाई बाई 6 पे उसकी वैल्यू -1/2 हो जाती है, तो 2 साइन एक्स हो जाएगा 0 से लेकर के -1 के बीच में। और इस इंटरवल में 2 साइन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, -1, तो इसको -1 लिख दीजिए। अब आई बात 7 पाई बाई 6 से 3 पाई बाई 2, तो 7 पाई बाई 6 पे इसकी वैल्यू होती है -1/2 और 3 पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू होती है -1, तो 2 साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी -1 से -2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, -1 से -2 के बीच के नंबर के लिए -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। तो ये 4 इंटरवल्स हो गए। हर इंटरवल में इंटीग्रेंड की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, सब तो कांस्टेंट है ना, तो सीधे करिए 1 इंटू लेंथ ऑफ दिस इंटरवल प्लस 0 है तो ये तो भाई हट जाओ, प्लस ये यहाँ कर दीजिए -1 इंटू लेंथ ऑफ दिस इंटरवल प्लस कर दीजिए -2 इंटू लेंथ ऑफ दिस इंटरवल। सिंपल एडिशन है और कुछ नहीं है। अब जब इसको ऐड करिएगा तो फाइनल आंसर जो इसमें आएगा वो -π/2 आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को बहुत सारे बुक्स में आपको ग्राफ बना करके ही बताते हैं। पहले अब क्या करेंगे कि चलो भाई 2 sin x का ग्राफ बना लो π/2 से, तो वो कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। 2 sin x है तो वो 2 से स्टार्ट करेगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आकर के -2 तक जाएगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है तो उसका एक क्या करते हैं, ये फ्लोर या सीलिंग फंक्शन टाइप का जो होता है ना, ऐसे ऐसे बनाते जाते हैं। फिर आपको बताएंगे कि अच्छा इस इंटरवल में तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इस इंटरवल में तो इंटीग्रेंड की वैल्यू यहाँ 1 होगी, यहाँ 0 होगी, इस इंटरवल में इसकी वैल्यू -1 हो गई और इस इंटरवल में इसकी वैल्यू -2 हो गई, तो चारों को इंटीग्रेट करो। तो वही चीज़ मैंने किया है, यहाँ 1 लिया है, यहाँ 0 लिया है, यहाँ -1 लिया है, यहाँ -2 लिया है। तो आप ग्राफ बना करके करिए या वैसे ही इस चीज़ को ब्रेक करिए कि 2 sin x कहाँ कहाँ इंटीग्रल वैल्यू ले रहा है, उस पॉइंट पर आप इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन को ब्रेक करिए। ये ब्रेक करना जरूरी होता है। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेंड के अंदर 2 फंक्शन है, दोनों को हम लोग बारी बारी से इंटीग्रेट कर लेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये क्या है भाई, ln 1 + x बाई 1 - x, ये तो ऑड हो गया। ये तो हमने थ्योरी में भी 50 बार समझाया था कि ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन को आप -½ से ½ के बीच में इंटीग्रेट करिएगा तो आपको 0 मिलेगा, तो ये वाला चीज़ तो हट जाएगा, इसका इंटीग्रल तो 0 आ गया। यानी कि सारा इंटीग्रेशन हमें करना है -1/2 to 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x dx। बिल्कुल सही। अब इसको भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप इस इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दीजिए, -½ to 0 प्लस कर दीजिए 0 to ½ और दोनों इंटरवल में डिब्बा x की वैल्यू देखिए, यहाँ पर डिब्बा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, क्योंकि -½ से 0 के बीच में कोई भी रियल नंबर होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 होता है और 0 से ½ के बीच में इसकी वैल्यू 0 होगी। तो अब इसको फाइंड करना तो बहुत आसान है ना। इसको अब क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 इंटू 0 -½ यानी कि ये हो गया बेसिकली -1 इंटू +½ दिस इज इक्वल टू -½ तो आंसर इस क्वेश्चन का ये हो गया। अब इस चीज़ को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। वैसे ये तरीका भी बहुत ही सिंपल है, इसलिए दूसरा तरीका मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको बता रहा हूँ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये क्या है, -½ to ½ है। तो हम लोग जानते हैं कि -a to a कोई भी फंक्शन f हो उसका इंटीग्रल क्या हो जाता है, 0 to a f(x) प्लस f(-x), ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर f की जगह क्या है, डिब्बा है, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 to ½ करिए डिब्बा x प्लस डिब्बा -x dx। और ये हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, ये चीज़ ये अभी हमने पिछले पार्ट में ही दिखाया था कि ये क्या होता है। मैं फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ से देखिए, डिब्बा x प्लस डिब्बा -x इज इक्वल टू -1, तो इस -1 को वहाँ पर पुट कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 0 to ½ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -x, यहाँ आ जाएगा -1 dx। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 इंटू ½ यानी कि -½ तो दूसरे मेथड से भी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। वैसे ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ही है ये वाला जो मेथड हमने बताया, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने बता दिया ताकि आपको आइडिया रहे कि ऐसे भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रॉब्लम है, ये मैंने NTA अभ्यास ऐप से ही लिया है। अब इस क्वेश्चन में देखिए ये वो वाला मेथड बहुत अच्छे से लगेगा। कौन सा मेथड, -a to a f(x) dx, ये क्या हो जाता है, दिस इज इक्वल टू 0 to a f(x) प्लस
एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। तो ये बहुत ही जादुई फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का उतना यूज़ होता नहीं है, बच्चे इसको नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन मुझे तो ये बहुत पसंद है। आप देखिए इस चीज़ को इसमें भी लगा सकते हैं, -4 to 4 है, फंक्शन क्या है, ये पूरा चीज़ है। तो आप क्या करिए, इंटीग्रल 0 to 4 इस पूरे का एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो देखते हैं करके क्या मिलता है मुझे। ये क्या हो जाएगा, 0 to 4, इसका एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स जब करने जाएंगे तो मॉड एक्स पॉजिटिव है तो एक्स ही रहेगा, इनटू क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, प्लस करिए ई टू द पावर मॉड ऑफ माइनस एक्स। लेकिन हम लोग जानते हैं कि मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड माइनस एक्स, और वो एक्स के बराबर हो जाएगा इस केस में। किस केस में, जब हम लोग एक्स को 0 से 4 के बीच में ले रहे हैं तो ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, ये ई टू द पावर एक्स ही हो जाएगा। या आप चाहें तो ऐसे कर दीजिए कि अभी ई टू द पावर मॉड एक्स ही रहने दीजिए, इसको भी ई टू द पावर मॉड एक्स रहने देते हैं। यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स का फ्रैक्शनल फंक्शन। ये सबको समझ में आया, ये क्लियर होगा सबको। ये हमने कहाँ से लिखा, एफ एक्स ये है, तो इसका एफ एक्स हमने ये लिखा, ये देखिए ये एफ एक्स हो गया, ये क्या हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स। अच्छा, तो इस मॉड साइन के अंदर माइनस कर देते हैं, वैसे उससे कुछ फ़र्क पड़ना है नहीं, लेकिन फिर भी इसको माइनस मॉड कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो दोनों सेम हो जाएगा ना। मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड माइनस एक्स होता है, हर किसी को पता है, ये दोनों तो सेम होना ही है। तो इतना समझ में आया। अब ये ई टू द पावर मॉड एक्स और ये ई टू द पावर मॉड माइनस एक्स दोनों सेम होगा, तो इसको कॉमन लेकर के बाहर निकालिए, तो क्या हो जाएगा, 0 to 4 ई टू द पावर मॉड एक्स। और हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से 4 के बीच में, यानी कि ये तो पॉजिटिव नंबर x है, तो मॉड x को हटा करके क्यों ना हम लोग सीधे सीधे x लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखो ना भाई ई टू द पावर x, और अंदर में क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ये समझ में आया सबको, ये बिल्कुल की स्टेप है। हमने क्या किया, इसको और इसको दोनों सेम है, कॉमन करके बाहर निकाला, अंदर में ये बचा। अब अभी जो मैंने 4 रूल समझाए थे, उस रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 1। दिस इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल x, अगर x इंटीजर नहीं है तो, और अगर x इंटीजर है तब तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 0 से 4 के बीच में जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला जो चीज़ है हर जगह 1 होगा। सिर्फ कहाँ कहाँ नहीं होगा, 0 पे नहीं होगा, 1 पे नहीं होगा, 2 पे नहीं होगा, 3 पे नहीं होगा, 4 पे नहीं होगा। तो ये सब तो फाइनाइट पॉइंट्स है ना। तो कोई फंक्शन अगर फाइनाइट पॉइंट पे कोई बदमाशी भी करे तो उससे इंटीग्रेशन की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इंटीग्रेशन फंक्शन बोलेगा कि तुम लोग 1-2 पॉइंट पे या 3-4 पॉइंट पे जितना भी उछल कूद करना है उछल कूद कर लो, मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए ये वाला जो चीज़ है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स 1 होता है फॉर ऑल x नॉन इंटीजर्स के लिए। अगर x इंटीजर नहीं है तो 1 होगा। x अगर इंटीजर होंगे, जैसे कि यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 हैं इंटीजर, उस जगह पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो होने दीजिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटीग्रेंड 0 हो रहा है, तो उससे इंटीग्रल की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, इंटीग्रल की वैल्यू पे कब फ़र्क पड़ता है, मान लीजिए कि कोई एक इंटरवल है, ठीक है, छोटा हो बड़ा हो, कोई इंटरवल हो, और उस पूरे इंटरवल पे ही अगर आप फंक्शन की वैल्यू 0 कर देते हैं या फंक्शन की वैल्यू चेंज कर देते हैं तो इंटीग्रल पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर 3-4 पॉइंट या 10-20 पॉइंट पर अगर आपने फंक्शन की वैल्यू चेंज की तो इंटीग्रल बोलता है कि अच्छा करने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। तो वही बात यहाँ पर हो रहा है कि ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू है 1 फॉर ऑल x एक्सेप्ट 5 पॉइंट्स 0, 1, 2, 3, 4। तो उनको छोड़ करके बाकी हर जगह इसकी वैल्यू 1 है। तो आप इसको 1 कर दीजिए। तो जैसे ही आपने इसको 1 कर दिया तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 to 4 e टू द पावर x 1 dx, यानी e टू द पावर x dx। अब इसको इंटीग्रेट करना तो बाएं हाथ का खेल है, इसको इंटीग्रेट करिएगा तो आपको मिल जाएगा e टू द पावर x, लिमिट डालिए 0 और 4, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 4 माइनस 1। तो इसका आंसर हो गया e टू द पावर 4 माइनस 1। तो देखिए इस क्वेश्चन में की स्टेप यही था कि इस इंटीग्रेंड को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उसके बाद रियलाइज करना
कि ये दोनों चीज़ मिल करके 1 हो जाते हैं। अगर आप इस मेथड से नहीं करेंगे तो आपको देखिए -4 से 4 के बीच में कितने इंटरवल्स बन जाएंगे, करीब 8-9 इंटरवल्स बन जाएंगे। हर किसी में आपको जा करके e⁻mod x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये लेना पड़ेगा, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, ये कुछ इंक्रीजिंग टाइप का होता है, कांस्टेंट तो होता नहीं है। मान लीजिए कि आप 1 से लेकर के 2 के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट तो रहेगा नहीं ना, तो इसको इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे एनालाइज किया कि इस इंटीग्रेंड को 2 फंक्शंस के रूप में लिखा, उसके बाद इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा सकता था कि -4 यहाँ है, यहाँ 4 है, आपको यहाँ पर 4 नहीं दे करके 5 दे देता, तब आप क्या करते हैं, सोचिए। आप पहले क्या करते हैं, -4 से 4 तक का इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, जो हमने आसानी से यहाँ फाइंड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप 4 से 5 के बीच में इंटीग्रेट करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है e⁻x, क्योंकि x पॉजिटिव है, इनटू अब आता फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को थोड़ा सा ध्यान से लिखना पड़ता बिटवीन 4 to 5। तो अगर यहाँ पर -4 to 5 कर देता तब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड और दिलकश हो जाता। आप खुद से एज होमवर्क असाइनमेंट इस क्वेश्चन को -4 to 5 लिमिट, इस लिमिट के बीच में इंटीग्रेट करने की कोशिश करिए। अगर नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में या मेरे ग्रुप में पूछिए, मैं आपको बता दूंगा।